वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 306 शादी। हाँ, पर तब की बात कुछ और थी और अब की कुछ और। अब तुम्हारा वह पोता बहुत ही नालायक हो गया है, हेमंत जी ने गुस्से में कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मानिक बहुत काबिल है। हाँ, वक्त के साथ वह काफी सख्त हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नालायक है। अगर किसी को नालायक समझना ही है तो अपने आप को और इनको समझो। अपूर्वा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इसके साथ मुझे क्यों बीच में लेकर आ रही हो? भूषण बजाज ने नाराजगी से कहा। उनकी बात सुनकर अपूर्वा जी ने उनकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। आज भी तुम दोनों वैसे ही हो, हेमंत जी ने कहा और मुस्कुराने लगे। अचानक से उनके चेहरे पर उदासी आ गई, जिसकी वजह अपूर्वा और भूषण जी दोनों काफी अच्छे से समझ गए। कोई नहीं बदलता, तुम भी नहीं बदले। ये सच आज हमारे साथ विघा नहीं है, लेकिन वह हमेशा हमें देखती होगी। देखना, जब हम सबे जाने का वक्त आएगा तो विद्या ही हमारा वेलकम करने के लिए आएगी। अपूर्वा जी ने मुस्कुराते भी कहा। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। हेमंत जी की स्वर्गीय बीवी विद्या रेड्डी अपूर्वा जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। हेमंत जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी सबकी नजर एक आदमी पर गई जो दरवाजे से अंदर आ रहा था। उस आदमी को देखते ही कुछ लोग कंफ्यूज थे, तो कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। एसआर पल्लवी जी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर हेमंत जी ने बड़े घमंड के साथ कहा, हाँ यही मेरा पोता है, एसआर शिवांश रेड्डी। वहां किसी को भी नहीं पता था एसआर ही हेमंत जी का पोता है। एसआर अंदर आया, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। एसआर की नजर अपने दादाजी पर गई, उनके बाद उनके पास ही बैठे बुजुर्ग आदमी पर, जिन्हें वह देखते ही पहचान गया। एसआर ने आगे जाकर भूषण बजाज के पैर छुए, जिसे देख भूषण बजाज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। खुश रहो बेटा, भूषण बजाज ने बड़े ही प्यार से कहा। एसआर ने उन्हें नमस्ते कहा। अपूर्वा जी के भी पैर छुए। मैंने सोचा नहीं था शिवांश बड़ा होकर इतना ज्यादा हैंडसम हो जाएगा, अपूर्वा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर हेमंत जी ने बड़े ही घमंड से कहा, आखिर पोता किसका है? और रेड्डी खानदान का तो खून ही सबसे अलग है। उनकी बात सुनकर भूषण बजाज ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। दूसरी तरफ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, व्योम ने अपने हाथ में मौजूद मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए कहा। व्योम की बात सुन आयशा, जिसकी नजर भी उस मैरिज सर्टिफिकेट पर थी, उसने भी हैरानी में कहा, मुझे भी नहीं, पर तुम लोगों को यकीन करना पड़ेगा। अवनी की आवाज साइड से आई, जिसे सुनकर उन लोगों ने उसे तरफ देखा। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है हम लोग अपना कितना जरूरी काम बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं। अवनी ने मुंह बनाया और उन दोनों को घूरा। अवनी की बात सुनकर व्योम आयशा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शादी करने के बारे में सोचते ही उन्होंने सबसे पहले अवनी को ही कॉल किया था और उसे कोर्ट आने के लिए कहा। मानिक ने तो कार में मना ही कर दिया था, वह कहीं नहीं जाने वाला और ना ही अवनी जाएगी। लेकिन अवनी के जिद करने पर मानिक को भी हार माननी पड़ी और यहाँ कोर्ट आना पड़ा। मानिक वही साइड में बिना किसी एक्सप्रेशंस के खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हो। आखिर वह गुस्से में क्यों नहीं होगा? व्योम आयशा की वजह से वह अवनी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाया। थैंक यू सो मच आने के लिए, आयशा ने अवनी को गले लगाते हुए कहा। आयशा के गले लगने पर अवनी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे पता है अब तू बटर लगा रही है, पर मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। घर वालों को तुम्हें ही संभालना होगा, मैं तो बोल दूंगी मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता ही नहीं था, अवनी ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम ही तो हमारी फैमिली की इकलौती वकील हो, तुम्हें हमारा केस लड़ना होगा, आयशा ने कहा और हंसने लगी। आयशा की बात सुनकर अवनी का मुंह बन गया। फाइनली आज उसकी और व्योम की शादी हो चुकी थी, जिसके बारे में भी किसी को भी नहीं पता था। आगे क्या सोचा है? मानिक ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर व्योम ने कहा, अभी कुछ दिनों के लिए हम मेरे प्राइवेट विला में रहेंगे, उसके बाद मेंशन आएंगे। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद व्योम ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चले मिसेज बजाज। व्योम की बात सुनकर आयशा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसे यह नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। आयशा ने व्योम के हाथ में अपना हाथ रख दिया और फिर वहां से उसकी कार में बैठ चली गई। अच्छा हुआ ना उनके बीच भी सब सही हो गया, अवनी ने खुशी से जाती हुई उनकी कार की तरफ देखते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने अवनी के कमर को अपने हाथों से पकड़ उसे अपने करीब कर कहा, अब हम हमारा काम कंटिन्यू करते हैं बीवी। ये कहते हुए मानिक के होठों पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई, जिसका मतलब अवनी काफी अच्छी तरीके से समझ रही थी। अवनी ने बहाना बनाते हुए कहा, काजू के स्कूल का टाइम हो गया, मुझे उसे लेकर आना चाहिए।
ये कहते हुए अवनी जैसे ही जाने को हुई, मानिक ने उसे फिर से पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, मैंने धैर्य को पहले ही भेज दिया है और तुम मेरे साथ चलो, तुम भी तो एक बच्ची ही हो। मानिक ने कहा और अवनी को अपनी गोद में उठाकर कार के पास चला गया। शाम के समय जब शिवांगी की नींद खुली, उसने मुस्कुराते हुए अपनी साइड में देखा। अचानक से उसकी हैरानी में आंखें फैल चुकी थी। जय वहां पर नहीं था। एक पल को शिवांगी को लगा जय का आना उसका एक सपना था, पर जैसे ही शिवांगी ने खुद को देखा उसे यकीन हो गया जय सच में आया था। मैं अभी वापस नहीं आ सकता, तुम्हें ही सब हैंडल करना होगा। अगर वह प्यार से नहीं मान रही तो फिर सख्ती करो, लेकिन शिवांगी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बालकनी में खड़े जय ने कॉल पर कहा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या पता नहीं चलना चाहिए? शिवांगी की आवाज जय को पीछे से आई। शिवांगी को देख जय घबरा गया। तुम उठ गई? जय ने खुद को संभालते हुए सवाल किया। सॉरी गाइस, 2 चैप्टर नहीं दे पाए और बाकी नॉवेल्स भी पॉज है, बट आप सब टेंशन ना लो, जल्दी हाई मैं सब कुछ फिर से शुरू करूं। च 307 जय, मैं अभी वापस नहीं आ सकता, तुम्हें ही सब हैंडल करना होगा। अगर वह प्यार से नहीं मान रही तो फिर सख्ती करो, लेकिन शिवांगी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बालकनी में खड़े जय ने कॉल पर कहा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या पता नहीं चलना चाहिए? शिवांगी की आवाज जय को पीछे से आई। शिवांगी को देख जय घबरा गया। तुम उठ गई? जय ने खुद को संभालते हुए सवाल किया। हाँ, लेकिन अभी तुम किससे बात कर रहे थे और मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए? शिवांगी ने जय की तरफ देख सवाल करते हुए कहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख यही पल को जय घबरा गया। उसे यही लगा शिवांगी ने शायद उसकी सारी बातें सुन ली है। मैं सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा था। तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि शायद मुझे कुछ दिन बाद फिर से जाना पड़ सकता है, वरना तुम गुस्सा हो जाती। जय ने मुस्कुराते हुए बात संभालने की कोशिश की। जय की बात सुन शिवांगी ने उसे घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम फिर से जा रहे हो? जय ने मुस्कुराते हुए शिवांगी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? एक इमरजेंसी जरूर आई है, पर वह मैं यहीं से हैंडल कर लूंगा। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी नई नवेली दुल्हन को ज्यादा देर तक अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत रिस्की काम है। ये कहते हुए जय हंसने लगा। शिवांगी अपने छोटे छोटे हाथों से जय के सीने पर मारने लगी। तुम्हारे इन फूलों जैसे हाथों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जय ने शिवांगी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। जय की बात सुन शिवांगी ने मुंह बना लिया। जय ने मुस्कुराते हुए शिवांगी को अपनी गले लगा कहा, मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाने वाला शिवांगी, आई लव यू। जय की बात सुन शिवांगी ने नम आंखों से कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दे सकती है। अनिकेत अपने ऑफिस में बैठा इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। सुबह से उसका फोन और ऑफिस के सारे टेलीफोन बार बार रिंग कर रहे थे। अलग अलग जगह से उनके पास कॉल आ रहे थे। उनमें से ज्यादातर कॉल मीडिया के थे जो अवनी के साथ इंटरव्यू करना चाहती थी। वही जब से सबको पता चला है अवनी रेड्डी मानिक बजाज की बीवी है, साथ ही में इतनी अच्छी वकील भी, तो उनके फर्म में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने केस लेकर आ रहे थे। कुछ लोग तो उन्हें अपनी कंपनी की पर्सनल फर्म भी बनना चाहते थे। इतना सब कुछ एक साथ होने की वजह से अनिकेत का दिमाग पूरा खराब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बॉस मुझे हर बार फंसा देती है, अनिकेत ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। उसने तो सोचा कि वह फर्म बंद करके घर भाग जाएगा। दूसरी तरफ मेंटल हॉस्पिटल में दीपा इस पेड़ के पास बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक से दीपा के ऊपर किसी ने खाना डाल दिया। दीपा शौक हैरानी में खड़ी हुई। उसने अपने सामने देखा जहां एक लड़की ताली बजाते हुए हंस रही थी। दीपा ने गुस्से में कहा, यू इडियट, क्या तुम पागल हो? ऐसी पागलों जैसी हरकत कौन करता है? दीपा के सामने ही एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल घुंघराले थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से नहीं नहाई है, ना ही उसने अपना मुंह धोया है। वह सच में एक पागल ही थी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे पागल कहा? पागल कहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पागल नहीं हूं, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने वहीं जमीन पर पड़े बड़ी से पत्थर को उठाया और दीपा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अगर वह पत्थर दीपा की तरफ फेंक देती तो उसकी क्या हालत होती, ये दीपा अच्छे से जानती थी। वह बचने के लिए वहां से भाग भी लगी। यह पहली बार नहीं था जो दीपा के साथ यहाँ ऐसा हो रहा था। हर एक दिन उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। इन पागल लोगों के बीच उसे ऐसा लगता था जैसे वह इन सब की शिकार हो। दीपा को वह लड़की जैसे ही पत्थर मारती, इससे पहले किसी ने दीपा का हाथ पकड़ उसे एक तरफ खींच लिया। वह पत्थर दीपा के बहुत करीब से जाकर नीचे जमीन पर गिर गया। डर के मारे दीपा की पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। वह काफी डरी हुई थी। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो और जिंदा भी। दीपा को जैसे ही आवाज सुनाई दी,
उसने अपना चेहरा ऊपर कर साइड में देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखते ही दीपा पहचान गई। उसने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, जिज्ञासा भारद्वाज। दीपा के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं जिज्ञासा ही थी, जिसने इस वक्त पिंक कलर की मेली ड्रेस पहन रखी थी। दीपा के एक्सप्रेशन देखकर जिज्ञासा अच्छे से जानते थे अभी वह क्या सोच रही है। जिज्ञासा कैसी हालत देखकर दिमाग पूरी तरह से हैरान थी। जिज्ञासा हाई सोसाइटी की सबसे फैशनेबल लड़कियों में से एक थी। उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह रहती थी, इसी वजह से वह अपनी स्क्रीन और हर चीज का ध्यान काफी अच्छी तरीके से रखती। दीपा को भी जिज्ञासा से जलन हुआ करती थी, पर दीपा ने कभी सोचा नहीं था वह जिज्ञासा को इस तरह भी मिलेगी। उसकी और जिज्ञासा की मुलाकात एक तो इवेंट्स में हुई थी जहां भी उनकी बात नहीं हुई, सिवाय हेलो ही किया था। दीपा तो जिज्ञासा से हमेशा से दोस्ती करना चाहती थी, पर जिज्ञासा कोई चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह हमेशा से ही अपने आप को सुपीरियर मानती थी। जिज्ञासा दीप का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से लेकर चली गई। दीपा जिज्ञासा के वहां से जाते ही वह पागल औरत वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे किसी ने उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया हो। मानिक अवनी को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। वह कुछ भी नवनी के साथ यही रहने वाला था। बहुत दिन हो गए थे उसने उन्हें के साथ समय नहीं बिताया, और इतनी बड़ी टेंशन के बाद अब वह अपनी को पूरी तरह से टाइम देना चाहता था। अवनी बाथरूम पहनी बाथरूम से बाहर आई। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था वह काफी थकी हुई है। क्या हुआ बेबी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही थक गई? मानिक ने बालकनी के पास खड़ी हुई कहा। अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर मनी को खरा, जिसने इस वक्त अपनी पूरी बॉडी पर एक शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना रखा था। अवनी के गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। उसका मन कर रहा था वह अपने सामने मौजूद इस आदमी का सर फोड़ दी। वह पिछले 4-5 घंटा से उसके साथ लगा हुआ था और अब वह उससे पूछ रहा था, क्या आप थक गई है? क्या है मिस्टर मलिक बजाज, हर किसी में आपके जितने एनर्जी नहीं होती, अवनी ने गुस्से में कहा और बेड पर बैठ गई। फुट ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अग्नि की बात सुनकर मानिक की होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मानिक अंदर आया और ठीक करने के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अगर तुम चाहो तो मैं वहां मेडिसिन लगा सकता हूं, मलिक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी उसे खो जाने वाली नजरों से घूमने लगी। क्या यह आदमी अभी उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था? अवनी को गुस्सा होता देखकर मलिक ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अवनी ने वही बेड पर से पिलो उठाया और उससे मानिक। दीपा के एक्सप्रेशन देखकर जिज्ञासा अच्छे से जानते थे अभी वह क्या सोच रही है। जिज्ञासा कैसी हालत देखकर दिमाग पूरी तरह से हैरान थी। जिज्ञासा हाई सोसाइटी की सबसे फैशनेबल लड़कियों में से एक थी। उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह रहती थी, इसी वजह से वह अपनी स्क्रीन और हर चीज का ध्यान काफी अच्छी तरीके से रखती। दीपा को भी जिज्ञासा से जलन हुआ करती थी, पर दीपा ने कभी सोचा नहीं था वह जिज्ञासा को इस तरह भी मिलेगी। उसकी और जिज्ञासा की मुलाकात एक तो इवेंट्स में हुई। जिज्ञासा दीप का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां। मानिक अवनी को लेकर अपने फार्म। बहुत दिन हो गए थे उसने अवनी बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर आए। उसके चेहरे को देखकर, क्या हुआ बीबी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही थक गई? मानिक ने बालकनी के पास खड़े हुए कहा। अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर मानिक को घूरा, जिसने इस वक्त अपनी पूरी बॉडी पर एक शॉर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना रखा था। अवनी के गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। उसका मन कर रहा था वह अपने सामने मौजूद इस आदमी का सर फोड़ दे। वह पिछले 4-5 घंटा से उसके साथ लगा हुआ था और अब वह उससे पूछ रहा था, क्या आप थक गई है? क्या है मिस्टर मानिक बजाज, हर किसी में आपकी जितनी एनर्जी नहीं होती, अवनी ने गुस्से में कहा और बेड पर बैठ गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अवनी की बात सुनकर मानिक की होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मानिक अंदर आया और ठीक अवनी, अगर तुम चाहो तो मैं वहां मेडिसिन लगा, मानिक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मानिक की बात, क्या यह आदमी अभी अवनी को गुस्सा होता देखकर मलिक ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अवनी ने वही बेड पर से पिला उठाया और उस मानिक को मारते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारी भूख कभी खत्म क्यों नहीं होती? जब खाना इतना डिलीशियस होगा तो वह भूख कैसे खत्म होगी? मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हर हर महादेव दिल 308 I love your two wifey। मानिक की बात सुनकर अवनी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। क्या यह आदमी अभी उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था? अवनी को गुस्सा होता देखकर मलिक ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अवनी ने वही बेड पर से पिला उठाया और उस मानिक को मारते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारी भूख कभी खत्म क्यों नहीं होती? जब खाना इतना डिलीशियस होगा तो वह भूख कैसे खत्म होगी? मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी उसे खा जाने वाले नजरों से घूरने लगी। अवनी का चेहरा काफी क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर मानिक को बहुत हंसी आ रही थी। उसे अवनी को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था।
बीवी, जिस तरह से कोर्ट रूम में तुमने मुझे अपना हस्बैंड कहा, वैसे ही तो मुझे सबके सामने भी अपना हस्बैंड कहा करो। मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जब तुम लोगों को बताओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाना में हिला दी। उसके पास बैठा यह आदमी पूरी तरह से पागल था। सिर्फ तुम्हारे प्यार में, मानिक ने कहा और आगे बढ़ अवनी के कान पर हल्के से बाइट कर लिया। बाली में अभी आसमान में अंधेरा हो चुका था। नीति और राहील एक दूसरे का हाथ पकड़े बीच के किनारे वॉक कर रहे थे। उस पूरे बीच पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। आपने दीपा के साथ क्या किया? नीति ने राहील की तरफ देखते हुए पूछा। नीति की बात सुनकर राहील के कदम रुक गए। उसने नीति की तरफ देखा और उसके पास जाकर उसकी गालों को सहलाते हुए कहा, वह जिस लायक थी उसके साथ वही हुआ। नीति समझ गई राहील उसे बताना नहीं चाहता। शायद सही भी रहता। तभी राहील के फोन पर एक कॉल आया। राहील ने जैसे अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, उसने कॉल पिक कर कान से लगा लिया। सामने वाले इंसान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राहील के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्सा था। कॉल कट होते ही नीति में राहील से कहा, क्या हुआ? हमें अभी वापस इंडिया जाना होगा। राहील ने नीति की तरफ मुड़कर कहा। राहील की बात सुनकर नीति ने अपनी करते हाँ में हिला दी। वैसे भी वह लोग कल वापस जाने ही वाले थे, पर नीति को समझ नहीं आया आखिर वह अभी इंडिया वापस क्यों जा रहे हैं। व्योम आयशा को लेकर अपने प्राइवेट विला आया। इस जगह के बारे में मानिक के अलावा और कोई नहीं जानता था। आयशा भी यहाँ पर पहली बार ही आई थी। शहर से दूर जंगलों से घिरा हुआ यह विला दिखने में काफी खूबसूरत था, बिल्कुल व्योम के टेस्ट से मैच करता हुआ। विला में आते ही आयशा समझ गई इस विला को व्योम ने डिजाइन किया है, क्योंकि वहां हर एक चीज व्योम के पसंद की ही थी। वहां उनके अलावा और कोई भी नहीं था। व्योम ने आयशा को घर दिखाते हुए कहा, यहाँ पर सिर्फ मधु आंटी काम करती है। वह हमेशा रात में अपने घर चली जाती। जो यही पास में गांव में है, वह कल सुबह आएंगी। आयशा व्योम के पीछे पीछे चल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा। घर तो बहुत खूबसूरत है। आयशा की बात सुनकर व्योम अचानक से रुक गया। आयशा पीछे से व्योम से टकरा गई। उसने अपनी नाक को सहलाते हुए कहा, आह, रुकने से पहले बताना तो चाहिए था ना। व्योम ने आयशा का हाथ उसकी नाक से हटाया और खुद धीरे धीरे हाथों से उसकी नाक को सहलाने लगा। इस घर से कई ज्यादा खूबसूरत तुम हो। व्योम ने थी आयशा के चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपनी नजर ऊपर कर उनकी तरफ देखा, जो अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। तभी आयशा के दिमाग पर कुछ हिट हुआ। आयशा ने अपने मन में कहा, आज तो हमारी शादी हुई है, मतलब आज की रात हमारी फर्स्ट नाइट है। ये दिमाग में आते ही आयशा का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या करे। तुम डिनर में क्या खाओगी? व्योम ने पूछा तो आयशा ने व्योम से दूर हो अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आयशा की बात सुनकर व्योम ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से आते वक्त ही रेस्टोरेंट में खाना खाया था। आयशा ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे चेंज करना है। क्यों? व्योम ने कहा तो आयशा ने उसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। क्योंकि मैं इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आयशा ने अपनी नजर फेरते हुए कहा। आयशा के ऐसा करने पर व्योम ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और आयशा को लेकर एक रूम में गया। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर दिए थे, तुम आराम से चेंज कर लो। व्योम ने कहा। आयशा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए व्योम जैसे ही वहां से जाने को हुआ, आयशा ने व्योम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है अभी तुम रेडी नहीं हो, इसलिए मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। तुम यहाँ आराम से सो जाओ। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा और आयशा की बालों को सहलाने लगा। आयशा व्योम की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने व्योम की आंखों में देखा, जिसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। आप मुझसे गुस्सा नहीं है? आयशा ने हैरानी में व्योम से पूछा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें अपना बनाने के लिए की थी, जो मैंने बना दिया। अब तुम मेरी हो, बाकी जब तुम रेडी होगी तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आयशा ने अपनी गर्दन झुका ली, जिसे देख व्योम वहां से जैसे जाने को हुआ। अचानक से आयशा ने पीछे से व्योम का हाथ पकड़ लिया। किसने कहा मैं रेडी नहीं हूं? आयशा ने अपने होठों को काटते हुए अपनी आंखें बंद कर कहा। वह व्योम को और इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। वह खुद अब अपनी सृष्टि में आगे बढ़ना चाहती थी। पहले ही उसने बहुत देर कर दी थी और व्योम जैसा इंसान उसे अपनी जिंदगी में बार बार नहीं मिलने वाला था।
जो उसके लिए इतना इंतजार करे। आयशा की बात सुनकर व्योम ने पीछे मुड़ आयशा की तरफ देखा जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। सिर्फ मेरे लिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, व्योम ने कहा तो आयशा ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते कहा, आयशा नंदा वही करती है जो उसे करना होता है, लेकिन लगता है मैं आज अच्छी नहीं लग रही, कहीं ऐसा तो नहीं आपका मेरे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, व्योम ने कहा और आगे बढ़ा। आयशा को कर से थाम लिया। आयशा ने मुस्कुराते की व्योम की तरफ देखा। उसे व्योम पर बहुत प्यार आ रहा था। सच में वह में बहुत अच्छा इंसान था। आयशा ने व्योम के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, आई लव यू व्योम। व्योम ने आगे पर आयशा की होठों पर हल्के से किस किया और आयशा की गहरी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टू वाइफी। व्योम के मुंह से वाइफी सुनकर आयशा की गाल से लाल हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अगर तुम अभी से शर्मा रही हो तो जो मैं आगे करूंगा उससे कैसे हैंडल करोगी? व्योम ने हंसते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा मजाक मत बनाओ, आप मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ऐसे ही नहीं डॉक्टर हूँ। मैं तो भूल ही गया था मेरी बीवी एक डॉक्टर है, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा ना कैसे करते हैं, व्योम ने कहा और आयशा की खुली कमर पर अपना हाथ इधर उधर फेरने लगा। हर हर महादेव दिल। Chapter 309 रेडी फैमिली। व्योम के मुंह से वाइफी सुनकर आयशा की गाल से लाल हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अगर तुम अभी से शर्मा रही हो तो जो मैं आगे करूंगा उससे कैसे हैंडल करोगी? व्योम ने हंसते हुए कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा मजाक मत बनाओ, आप मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ऐसे ही नहीं डॉक्टर हूँ। मैं तो भूल ही गया था मेरी बीवी एक डॉक्टर है, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा ना कैसे करते हैं, व्योम ने कहा और आयशा की खुली कमर पर अपना हाथ इधर उधर फेरने लगा। व्योम की बातें सुनकर आयशा के गाल शर्म के मारे टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए। आयशा की व्योम से नजरें मिलाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आयशा ने अपना चेहरा झुका लिया, ये देख लो। व्योम ने अपनी उंगलियों से आयशा की ठुड्डी को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और फिर अपनी आंखें बंद कर आयशा के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। व्योम के किस करने से आयशा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। व्योम बड़े ही सॉफ्ट तरीके से आयशा को किस कर रहा था, जैसे वह उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हो। व्योम के हाथ आयशा की कमर पर हर जगह सहला रहे थे। अब तुम सो जाओ, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, वह व्योम ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा। आयशा तो उसे देखते ही रह गई। तुम यहाँ से क्या कर रही हो? दीपा ने हैरानी में जिज्ञासा की तरफ देखते हुए कहा। उसे याद था पिछले 5 सालों से जिज्ञासा एक तरह से गायब ही हो चुकी थी। किसी को भी नहीं पता था जिज्ञासा के साथ क्या हुआ था। दीपा की बात सुनकर जिज्ञासा के चेहरे की एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखने लगी। मेरा छोड़ो, क्या तुम राहिल से बदला लेना चाहती हो? जिज्ञासा ने दीपा से पूछा। जिज्ञासा की बात सुनकर दीपा ने अपने दांत भींचते हुए कहा, सिर्फ राहिल से ही नहीं, नीति से भी, उसे तो मैं जान से मार दूंगी। उसकी बात सुनकर जिज्ञासा के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह जानती थी अभी दीपा गुस्से में है और बदले की आग में तड़प भी रही है। तो फिर ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मानिक और राहिल से अपना बदला लेकर रहेंगे, जिज्ञासा ने कहा। क्या तुम मानिक बजाज की बात कर रही हो? दीपा ने हैरानी में कहा, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी मानिक की पावर क्या है। एक पल को तो राहिल फिर भी थोड़ा रहम खा ले, लेकिन मानिक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, क्या तुम अभी से डर गई? अगर ऐसा है तो बदले के बारे में भूल जाओ। वैसे भी तुम्हें उन लोगों ने पागलखाने तो भेज ही दिया है, इससे बुरा तुम्हारे साथ और क्या ही हो सकता है, जिज्ञासा ने हंसते हुए कहा और चेयर से खड़ी हो वहां से जाने लगी। जिज्ञासा को जाते हुए एक दीपा जो किसी सोच में थी, उसने जल्दी से कहा, नहीं मुझे बदला चाहिए। दीपा की बात सुनते ही जिज्ञासा के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है मानिक, कैसे बचोगे तुम और अपनी? अगली सुबह मानिक की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने अपना हाथ फोन लेने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा धैर्य का कॉल था। हेलो, मानिक ने कॉल पर कहा और अपने सामने की तरफ देखा, जहां अवनी किसी बच्चे की तरह सो रही थी। अवनी को देखते ही मानिक के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सर, आपने हमें अवनी मैं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहा था वह हमने निकाल ली है, धैर्य ने कहा। धैर्य की बात सुनकर मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो वह बेड से उठ बालकनी की तरफ गया। क्या पता चला? मानिक ने कहा।
सर आपका शक बिल्कुल सही है, कुछ तो कनेक्शन है अवनी मैम और रेड्डी फैमिली के बीच, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अवनी मैम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। धैर्य ने कहा, क्या तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया, तुम्हें क्या लगता है? मानिक ने अपनी अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। मानिक की बात सुनकर बेचारा धैर्य डर गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नो सर, हमने रिकॉर्ड्स चेक किए, रेड्डी फैमिली बहुत सालों पहले ही इंडिया से बाहर जा चुकी थी। वह अचानक से गायब हुई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। पहले रेड्डी और बजाज ग्रुप दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, पार्टनर के जैसे। उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। हेमंत रेड्डी आपके दादाजी और दादी की बहुत अच्छे दोस्त थे। वह लोग शायद कॉलेज टाइम फ्रेंड्स थे, इसीलिए उन लोगों ने एक साथ ही अपना घर भी बनाया। रेड्डी फैमिली अचानक से गायब क्यों हुई थी? मानिक ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। सर इस बारे में तो हमें एग्जैक्टली तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उस साल शायद रेड्डी फैमिली के साथ कुछ हुआ था, इसीलिए वो इंडिया से बाहर गई थी। धैर्य ने कहा। रेड्डी फैमिली में कौन कौन था? मानिक की कुछ सोचते हुए पूछा। मानिक की बात सुन धैर्य ने कहा, हेमंत रेड्डी और उनकी पत्नी जो अभी दुनिया में नहीं रही, उनका सिर्फ एक ही बेटा था जिनका नाम तो अभी तक हम पता नहीं कर पाए हैं, पर उस दिन के बाद से उनकी बहू को किसी ने नहीं देखा गया। हेमंत रेड्डी के 2 ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर थे, जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा है। उनकी फोटोज कभी बाहर नहीं आई। साथ रेड्डी फैमिली उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। रेड्डी फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो ये सबसे छुपा रही है। धैर्य की बातें सुनकर मानिक किसी गहरी सोच में डूब गया। वो हर एक बात को कनेक्ट कर रहा था। तभी यह सब सोचते हुए अचानक से मानिक के दिमाग को कुछ हिट किया। मानिक ने तुरंत कॉल पर धैर्य से कहा, जल्द से जल्द हेमंत रेड्डी के ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन सन के बारे में पता करो। मानिक की बात सुनकर धैर्य कंफ्यूज हो गया। आखिर मानिक उनके बारे में क्यों पता कर रहा है? हर हर महादेव दिल। चैप्टर 310 अपनापन। धैर्य की बातें सुनकर मानिक किसी गहरी सोच में डूब गया। वो हर एक बात को कनेक्ट कर रहा था। तभी यह सब सोचते हुए अचानक से मानिक के दिमाग को कुछ हिट किया। मानिक ने तुरंत कॉल पर धैर्य से कहा, जल्द से जल्द हेमंत रेड्डी के ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन सन के बारे में पता करो। मानिक की बात सुनकर धैर्य कंफ्यूज हो गया। आखिर मानिक उनके बारे में क्यों पता कर रहा है? लेकिन सर अभी तक तो हमें उनके बचपन की फोटोज भी नहीं मिली है। उनकी अब की फोटो निकालने में तो बहुत वक्त लग सकता है, धैर्य ने कहा। धैर्य की बात सुनकर मानिक ने अपनी कड़क आवाज में कहा, 2 दिन में मुझे उनकी फोटोज चाहिए, वरना तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ये कहते हुए मानिक ने कॉल कट कर दिया। धैर्य अपने फोन को घूरे जा रहा था। इसमें आखिर उसकी क्या गलती थी? एक तो उसकी पहले से ही मानिक की वजह से अब तक शादी ही हुई थी। राहिल और नीति दोनों ही इंडिया वापस आ चुके थे। इंडिया आते ही राहिल ने नीति को घर पर ड्रॉप किया और वहां से निकल गया। राहिल ने अपनी कार जय की कंपनी के सामने रोकी। वह तुरंत कार से बाहर आया और तेजकम के साथ जय के केबिन की तरफ जाने लगा। जय इस वक्त एक मीटिंग में था। रही हूँ। राहिल ने केबिन का दरवाजा खोला। केबिन में बैठे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। राहिल को वहां पर देखकर जय भी हैरान रह गया, क्योंकि राहिल तो कल आने वाला था। लीव, राहिल ने कहा। राहिल की बात सुनकर केबिन में बैठे लोगों ने दूसरे की तरफ देखा। जय ने भी उन्हें अपनी आंखों से जाने का इशारा कहा। वह सभी केबिन से बाहर चले गए। उनके जाते ही जय ने राहिल से सवाल किया, क्या हुआ राहिल, तुम यहाँ? राहिल ने गुस्से में जय के पेट में एक जोर का मुक्का दे मारा। जय तो राहिल को देखता ही रह गया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? राहिल ने गुस्से में कहा और जय की कॉलर पकड़ ली। फिर भी जय के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, वह अभी भी काफी शांत नजर आ रहा था। राहिल काफी गुस्से में था। जय भी अब तक समझ चुका था कि राहिल इतने गुस्से में क्यों है। उसने राहिल की तरफ देखते हुए कहा, शांत हो जाओ राहिल। इन सब के बाद तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? राहिल ने गुस्से में कहा। जय की तरफ देखा, पर जय की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर राहिल को भी शांत होना पड़ा। उसने जय की कॉलर छोड़ दी। अवनी और मानिक वापस बजाज मेंशन आए। वह जब गार्डन से होते हुए मेंशन के अंदर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें काजू के खेल खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन दोनों ने जब उसे तरफ देखा तो वहां पर काजू हेमंत जी की गोद में बैठी खेल रही थी, जिसे देखकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। वो दोनों यहाँ पर काजू को लेने ही आए थे। वह लोग अपने प्राइवेट विला जा रहे थे। काजू को हेमंत जी के साथ देखकर मानिक तुरंत उसे तरफ गया। पापा मम्मी आप लोग आ गए, काजू ने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत हेमंत जी की गोद से नीचे उतर मानिक के पास दौड़ती भी चली गई। मानिक ने अपनी प्रिंसेस को गोद में उठा लिया।
मानिक की नजरें अभी भी हेमंत जी को घूर रही थी, वही हेमंत जी के होठों पर मुस्कान थी। प्रिंसेस, क्या मैंने आपको नहीं बताया अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर काजू ने पाउट बनाते हुए कहा, पर पापा मैं तो सुपरमैन के साथ खेल रही थी। आपको पता है इन्हें बहुत सारे मैजिक भी आते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। काजू की बात सुनकर मानिक को जलन होने लगी। उसने काजू की तरफ देखा और फिर कहा, आज आप पूरे दिन पापा के साथ ही रहोगी। ये कहते हुए मानिक काजू को लेकर वहां से चला गया। मानिक काजू को लेकर पॉजेसिव होने लगा था। उसे नहीं पसंद था काजू हर किसी के पास रहे, उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। थैंक यू काजू का ध्यान रखने के लिए, अवनी ने मुस्कुराते भी हेमंत जी की तरफ देखकर कहा। अवनी की बात सुनकर हेमंत जी ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी पोती जैसी हो, इसका मतलब हुआ काजू भी मेरी पोती है। अवनी को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर अवनी को ये लग रहा था जैसे वह पहले भी उनसे बहुत बार मिल चुकी है, उनके साथ रह चुकी है। वैसे बेटा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, हेमंत जी ने पूछा। उनके सवाल को सुनकर अवनी ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, कोई भी नहीं, मेरी मॉम थी पर वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी मॉम के अलावा क्या तुम्हारा कोई नहीं है, हेमंत जी ने कहा। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अवनी की बात सुनकर हेमंत जी मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर अवनी ने की सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूरी नहीं जो हमें बताया जाए वह पूरी तरह से सच हो। हेमंत जी की बात अवनी को समझ नहीं आई। आपके कहने का मतलब क्या है, अवनी ने हेमंत जी बस मुस्कुरा दिए, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी मानिक फिर से वहां आ गया। मानिक ने हेमंत जी को घूरते हुए कहा, आपको नहीं लगता आपको अपने घर पर भी थोड़ा वक्त बिता लेना चाहिए। मानिक की बात सुन हेमंत जी ने उसे गुस्से से घूरा, पर मानिक को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अवनी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से लेकर चला गया। मानिक ये क्या था, अवनी ने मानिक को देखते हुए पूछा। अवनी की बात सुन मानिक ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, तुम्हें ऐसे अनजान लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। वो अनजान नहीं है, वह दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अवनी ने कहा। मानिक जानता था ये लड़की उसकी बात नहीं सुनने वाली, इसलिए वह मेंशन के अंदर न जाकर अवनी काजू को अपनी कर के पास लेकर चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा, काजू ने मानिक से पूछा तो मानिक की मुस्कुराते हुए काजू के गालों पर किस करते हुए कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। पर हमारा घर तो यह है, क्या फिर से राजस्थान जा रहे हैं, काजू ने कहा। तो मालिक ने काजू की गाल सहलाते हुए कहा, नहीं, हमारा एक और घर भी है जहां सिर्फ आप, मैं और मम्मा रहेंगे। मानिक के बात सुनकर काजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर पापा यहाँ पर तो सब लोग हैं, क्या वह भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, वह हमारे साथ नहीं चलेंगे, काजू की बात सुन मानिक ने कहा और फिर अवनी की तरफ देखते हुए कहा, चले। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वह जानती थी मानिक सिर्फ काजू को लेकर पॉजेसिव हो रहा है। उसने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, इस आदमी का पता नहीं क्या होगा। कार में बैठने से पहले अवनी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो हेमंत जी अभी भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। हेमंत जी की तरफ देखते हुए पता नहीं क्यों अवनी को अजीब सा लग रहा था। फिर वह कार में बैठ वहां से मानिक के साथ निकल गई। दूसरी तरफ दूर एक गार्डन में एक आदमी के किसी राजा की तरफ अपनी चेयर पर बैठा था। उसके सामने ही एक जिंदा आदमी जल रहा था। उस आदमी के पीछे उस पूरे एरिया में गूंज रही थी, पर वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। सब भूत बने खड़े थे, सिर्फ देखे जा रहे थे। हर हर महादेव दिल।